नाम भी बकचने वाली है हम लोग आ रहे हैं। नाम बोले हम आइए बात करेंगे। देखिए लास्ट टाइम हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 2 ब्लॉक सिस्टम है M1 M2। मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन कितने भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर 2 ब्लॉक सिस्टम है और इस पे मैंने दोनों तरफ फोर्स लगाया F1 F2, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर हमारा स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप हो रहा है तो तभी होगा जब कोई भी एक ब्लॉक अपने लिमिटिंग फ्रिक्शन को एक्सीड करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने F2 मैक्स निकाल लिया, यहाँ पे F1 मैक्स निकाल लिया, मैक्सिमम अपोजिंग फोर्स देखेंगे, ठीक, और अप्लाइड फोर्स देखेंगे। अगर अप्लाइड फोर्स लेस देन अपोजिंग फोर्स है तो रेस्ट पोजीशन पर रहेगा सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम रेस्ट पोजीशन पे होगा तो हमें दोनों तरफ से एनालिसिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। मैं यहां से एनालिसिस करूंगा, उसके बाद F2 टेंशन F1 की वैल्यू निकालूंगा, और एक बार यहां से स्टार्ट करूंगा F1 टेंशन और F2 की वैल्यू निकालूंगा। तो मेरा आंसर वही करेक्ट होगा जहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग को एक्सीड ना कर रही। जैसे लास्ट टाइम पे एक एग्जांपल लिया था हम लोगों ने, ठीक है। कॉन्सेप्ट एक ही, मैं इसमें 4 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट नहीं चेंज होने वाला, ठीक है। तो मेरे ख्याल से क्वेश्चन काफी है, एक में आ गया होगा समझ। चलिए क्वेश्चन जल्दी से करके दिखाइए। Find tension, acceleration, find tension, acceleration and friction.
वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। आर्यन, तुषार, कीजिए। सेम कॉन्सेप्ट है जैसे भी हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था। आया किसी का? सर एक्सेलरेशन 45/2। एक्सेलरेशन 45/2। पहले तो ये देखिए बॉडी मूव करेगी कि नहीं करेगी। देखिए इधर फोर्स कितना लगेगा, mg cos 37 सॉरी sin 37 3/5। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 30 न्यूटन। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी?
40 न्यूटन, ठीक है। तो इसको तो मैं ऐसे सिंपल कर सकता हूँ ना कि ये 5 kg का ब्लॉक है और ये 5 kg का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में 40 न्यूटन का और इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे एफ मैक्स निकाले, एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन 0.5 और एन की वैल्यू mg cos 30 मतलब कि 40, ये हो जाएगा 20 न्यूटन, 20 ठीक है। और इस वाले केस में एफ मैक्स की वैल्यू कितनी होगी, 15 15 न्यूटन। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं नेट फोर्स कितना है, नेट अप्लाइड फोर्स 40 माइनस 30 10 न्यूटन, 10 न्यूटन सॉरी 10 न्यूटन इज लेस देन फ्रिक्शन कितना मिल रहा है 20 15, 35 रेस्ट पे रहेगी। तो सिस्टम तो मूव ही नहीं करेगा, ठीक है। अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा तो रेस्ट पोजीशन पे है। इसको सोचने का तरीका बताया था कि मैं एक बार यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, अगर मैं लेफ्ट साइड से स्टार्ट करूंगा 30 न्यूटन, ये कितना फ्रिक्शन प्रोवाइड कर देगा 20, तो टेंशन कितना हो जाएगा 10, इसका मतलब ये भी 10, 40 माइनस 10 तो फ्रिक्शन कितना होना चाहिए 30, है ना। ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 30 तो 15 को एक्सीड कर गया, ठीक। तो पहला 20 उधर नहीं लगेगा, क्या 20 न्यूटन फ्रिक्शनल फोर्स उधर नहीं लगेगा, बॉडी पे अप्लाइड फोर्स इधर है ना, इसको रेस्ट पे रहना है तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना। वैसे सिस्टम तो राइट में जा रहा है ना, जा कहाँ रहा है, हाँ, फ्रिक्शन तो सिस्टम तो रेस्ट पोजीशन पे है। तो सर फ्रिक्शन अपोजिट में ही तो लगेगा। अरे तो मैं बीडी इसका देखूंगा ना, मेरे को उस 40 न्यूटन से क्या लेना देना। ठीक है, अब सेकंड केस, ये आपका 5 kg 5 kg इधर 40 ये 30, अब मैं इधर की तरफ से सोचना स्टार्ट करूंगा, ये 40 ये फ्रिक्शन कितना लगेगा 15, 40 माइनस 50 मतलब कि 25 न्यूटन लगाना पड़ेगा टेंशन को, ठीक है। ये 25 तो ये भी 25, 30 माइनस ये कितना आ गया 5, ये इसके अंदर है ना, ये पॉसिबल है। हो गया क्वेश्चन, एक्सेलरेशन 0 होगा और टेंशन की वैल्यू 25 न्यूटन और F1 F2, F1 की वैल्यू 5 न्यूटन और F2 की वैल्यू 15 न्यूटन। आया ये यहाँ से स्टार्ट कीजिए ना, ये रेस्ट पे है, ये रेस्ट पे होगा तो ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लगा रहा होगा, इसको रेस्ट पे रहना है तो टेंशन 25 करना पड़ेगा, तभी तो नेट फोर्स 0 होगा। ये 25 होगा तो ये भी 25 हो गया, तो 30 माइनस 5 30 माइनस 25 5 न्यूटन किसको लगाना पड़ेगा फ्रिक्शन को, जो कि पॉसिबल है। देखिए 20 से छोटा आ रहा है ना, पॉसिबल है।
चलिए नेक्स्ट। एक इंक्लाइंड सरफेस है, इसमें दो ब्लॉक हैं M1 और M2, ठीक है। हम लोग तीन केस देख रहे हैं, मेरे को नॉर्मल निकालना है दोनों के बीच में। फाइंड n between M1 and M2। केस 1 जब μ1 इज इक्वल टू μ2 है। केस 2 μ1 इज लेस देन μ2 है। केस 3 μ1 is greater than μ2। देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तीनों में हाँ सही है। देखिए यहाँ पे अगर मैं किसी भी ब्लॉक को इंक्लाइंड सरफेस पर रख दूं, ये मैंने माना है कि थीटा क्या है, ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिपोज। ये मान के रखिए मूव कर रहा है, ये मैंने दिया हुआ कि जो थीटा है वो आपका एंगल ऑफ रिपोज से बड़ा है, मतलब ये स्लाइड तो करेगा। ठीक, अगर सिंपल एक ब्लॉक रखा हो तो वो नीचे की तरफ मूव करते तो एक्सीलरेशन कितना आता? तो यहाँ पे दो ब्लॉक हैं तो दोनों का एक्सीलरेशन मैंने निकाल लिया। एक्सीलरेशन ये होगा, ठीक है। अब पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले केस में क्या है, μ1 इज इक्वल टू μ2। अगर μ1 इज इक्वल टू μ2 होगा इसका मतलब a1 इज इक्वल टू a2। याद कीजिए स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्वेश्चन किया था कि 1 kg 2 kg का ब्लॉक लिया था, स्मूथ सरफेस था और मैंने पूछा था कि दोनों के बीच में नॉर्मल कितना आएगा, याद आ रहा है? ठीक है, दोनों का कॉमन एक्सीलरेशन था g sin थीटा, तो मैंने कहा था कि नॉर्मल की वैल्यू दोनों के बीच में कितनी होगी, 0। सेम केस यहाँ पे आ गया, एक्सीलरेशन इक्वल आ गया, इसका मतलब दोनों के बीच में जो नॉर्मल होगा वो कितना आएगा, 0। एफबीडी बना के सॉल्व करेंगे तब भी यही वैल्यू आएगी। ठीक, अब इस वाले केस में आइए, अगर μ1 की वैल्यू μ2 से छोटी है इसका मतलब a1 इज ग्रेटर देन a2। ठीक है, अगर a1 इज ग्रेटर देन a2 है
इसका मतलब इन दोनों का कांटेक्ट छूट जाएगा। ये ज्यादा एक्सेलरेशन से आगे जा रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन कम है पीछे वाले का, तो दोनों के बीच में कांटेक्ट छूट जाएगा, दोनों सेपरेट होने लगेंगे। ठीक, जब कांटेक्ट ही नहीं है तो नॉर्मल की वैल्यू 0, दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। थर्ड केस, अगर मैं थर्ड केस में देखूं μ2 इज लेस देन μ1, अगर पीछे वाले ब्लॉक का म्यू आगे वाले ब्लॉक के म्यू से छोटा है, इसका मतलब A2 इज ग्रेटर देन A1। ठीक, यहां से तो ये कंडीशन निकली कि जो पीछे वाले का एक्सेलरेशन है वो आगे वाले के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो पीछे वाला क्या करेगा, आगे वाले को पुश करता रहेगा हमेशा। ठीक, लेकिन दोनों साथ में मूव करेंगे। लॉजिकली सोचिए, पीछे वाले का एक्सेलरेशन तो ज्यादा है लेकिन ये इसको आगे की तरफ पुश करेगा। अगर ये पुश करेगा लेकिन दोनों तो एक साथ ही मूव करेगा ना, ये थोड़ी ना कि इसको ये पेनिट्रेट करता हुआ आगे निकल जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक, तो आप पीछे वाला क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहा है। अगर पीछे वाला ब्लॉक आगे को पुश करेगा तो इसने इसके ऊपर एक्शन किया तो ये इसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगा। इसका मतलब इस वाले केस में A1 इज इक्वल टू A2 होगा। मैंने कह दिया A, क्योंकि दोनों साथ में मूव करेंगे। पीछे वाला इसको आगे की तरफ पुश कर रहा है लेकिन दोनों साथ में रहेंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन इस केस में नॉर्मल की वैल्यू 0 नहीं। एक बार ध्यान से देख लीजिए थर्ड केस को, कहीं पे डाउट है फिर पूछ लीजिए। कि दोनों साथ में तो मूव कर रहे हैं लेकिन इस वाले केस में आपका नॉर्मल 0 नहीं है, लेकिन पहले वाले केस में दोनों साथ में मूव कर रहे थे लेकिन नॉर्मल 0 था। ये क्लियर है? थर्ड केस में पीछे वाला ब्लॉक आगे वाले ब्लॉक को पुश कर रहा है कंटिन्यूअसली। पुश करेगा लेकिन दोनों हमेशा साथ में मूव कर सकते हैं, अलग अलग मूव नहीं करेंगे। पीछे वाला आगे को पुश कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसलिए यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू 0 नहीं है। नॉर्मल कैसे निकालें, आप फटाफट एफडीडी बनाइए, नॉर्मल आ जाएगा। दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों पे एक सिस्टम हुए। ठीक, अगर दोनों एक सिस्टम हुए तो मैं यहाँ पे देखूं ये फ्रिक्शन कितना लगा रहा होगा, μ1 m1 g cos थीटा। ये फ्रिक्शन कितना लगाएगा, μ2 m2 g cos थीटा। नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, m1 प्लस m2 g sin थीटा, और दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विद एक्सेलरेशन a। तो a एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना है, m1 प्लस m2 g sin थीटा माइनस μ1 m1 g cos थीटा माइनस μ2 m2 g cos थीटा, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। आगे समझ में? ये क्लियर है सभी को? ये क्लियर है सबको? नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यस सर। तो मेरे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई। अब मेरे को क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो मैं किसी भी एक का एफबीडी बनाऊं, मैं अगर m1 वाले का एफबीडी बनाता हूं तो m1 वाले के एफबीडी के नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है, और ऊपर की तरफ μ2 m2 g cos थीटा आएगी ऊपर की तरफ, और एक नॉर्मल लग रहा होगा, और एक नॉर्मल नीचे की तरफ। बस एफबीडी इज इक्वल टू मतलब कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल अननोन है, नॉर्मल आ जाएगा, एक्सेलरेशन ऑलरेडी निकाल चुकी है। एफबीडी बनाइए फटाफट, आ गया आंसर। किसी भी एक ब्लॉक का एफबीडी बना लीजिए, m1 का या तो m2 का। मैं m1 का बना रहा हूं। इस पे नीचे की तरफ फोर्स कौन सा है, m1 तो यही फोर्स है ना नीचे की तरफ, m1 g sin थीटा। और पीछे की तरफ फोर्स कौन सा है,
म्यू1 m1 g cos थीटा और एक नॉर्मल लग रहा है नीचे की तरफ और ये मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन ही, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। m1g sin थीटा प्लस नॉर्मल माइनस म्यू1 m1g cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से हम लोग किसकी वैल्यू निकाल लेंगे? नॉर्मल की वैल्यू। यहाँ पे ये मत पुट कर दीजिएगा m1 प्लस m2g sin थीटा, ये पूरा सिस्टम था, पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स इतना था। यहाँ पे हम लोग सिंगल ब्लॉक के बारे में बात कर रहे हैं। ओके, नोट कर लियो। देखिए टू ब्लॉक सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्यादातर पॉसिबिलिटी होती है कि टू ब्लॉक से रिलेटेड ही क्वेश्चन है। देखिए टू ब्लॉक सिस्टम में हमारे दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। ये दो टाइप्स हो गए, टाइप 1 टाइप 2। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, मैं फर्स्ट टाइप के बारे में बात करूं, पहले देखिए कि कौन से फर्स्ट टाइप में। फर्स्ट टाइप का मतलब क्या हुआ? टू ब्लॉक सिस्टम है और किसी एक ब्लॉक पे आप लोग फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, या तो ऊपर वाले पे या तो नीचे वाले पे। ठीक, तो यहाँ पे हमें एनालिसिस करनी है कि मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है और फ्रिक्शन निकालना है दोनों के बीच में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले देखिए, अगर ये ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक सिस्टम है, एक नीचे वाला ब्लॉक है, एक ऊपर वाला ब्लॉक है। ठीक है, मैंने क्या किया, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ, ये मूव कर रहा है, नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। ठीक है, देखिए नीचे वाले ब्लॉक को पकड़ा हुआ मैं इस डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा हूँ, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, अभी भी साथ में मूव कर रहे हैं, लेकिन मैं फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ धीरे धीरे। अब देखिए एक फोर्स लगाया, ये स्लाइड करने लगा इस पे। ठीक है, इसका मतलब एक ऐसा टाइम आएगा, मतलब कि एक फोर्स की एक ऐसी वैल्यू मिलेगी जहां पे दोनों ब्लॉक के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग वन बाय वन कैसे क्वेश्चन को प्रोसीड करेंगे। पहले मैं टाइप 1 के बारे में बात कर रहा हूँ, उसके पॉइंट्स को समझिए और उसको अपने वर्डिंग में लिख लीजिएगा कि हमें एक एक स्टेप कैसे सॉल्व करना है। अभी मैं बात करूं कि दोनों ब्लॉक क्या है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं। जब भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा, हम लोग फर्स्ट स्टेप यही मानेंगे कि दोनों ब्लॉक क्या हैं, साथ में मूव कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि ये दो ब्लॉक हैं M2 और M1, इस पे फोर्स प्रोवाइड किया मैंने। अगर दोनों ब्लॉक को साथ में मूव करना है
तो इसका मतलब M2 भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर किसी भी सिस्टम को मूव करना है, इसका मतलब मेरे को उसके लिए मूव करने के लिए कोई ना कोई फोर्स चाहिए। अगर फोर्स होगा तभी बॉडी मूव करेगी, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करने वाली। ठीक, तो यहाँ पर मैंने फोर्स तो नीचे वाले ब्लॉक पे लगाया था, लेकिन M2 वाला ब्लॉक भी मूव कर रहा है इसके साथ, दोनों साथ में आगे बढ़ रहे हैं। तो M2 को कौन मूव करवा रहा होगा? फ्रिक्शन। तो M2 को आपको कौन मूव करवा रहा है? फ्रिक्शन। तो हम लोग उस ब्लॉक की एनालिसिस करेंगे जिस ब्लॉक पे आपने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया है। ठीक, तो M2 को कौन मूव करवा रहा होगा? फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होगा, काइनेटिक की स्टैटिक? स्टैटिक। स्टैटिक, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन नहीं है। ठीक, अगर दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन नहीं है तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। और हमें ये पता है कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो आपका सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर है, मतलब कि उसकी वैल्यू 0 से लेके मैक्सिमम तक वेरी करती है। तो हम लोग ये पता लगाना चाहते हैं कि किस मैक्सिमम फोर्स तक दोनों साथ में मूव करेंगे। जैसे भी एग्जांपल लिया था कि मैं नीचे वाले ब्लॉक पे क्या कर रहा हूँ, फोर्स की वैल्यू को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा हूँ। एक ऐसा फोर्स है जहां पे ये स्लाइड करने लगा ऊपर वाला ब्लॉक। ठीक है, तो मेरे को तो वो मैक्सिमम फोर्स निकालना है जब तक दोनों साथ में रहे। इसका मतलब जब तक दोनों साथ में रहेंगे उस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? Fx मैक्स। इसके अलावा इस पे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे Fx मैक्स के करस्पॉन्डिंग मेरे को एक्सेलरेशन मिल जाएगा। Amax is equal to Fx max divided by mass। कि इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा। ठीक, यस सर। मैंने ए मैक्स निकाल लिया और अभी मैंने क्या माना था कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब दोनों एक सिस्टम बन गए। सिस्टम बन जाएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, एक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा जो कि ग्राउंड लगा रहा होगा। और आगे की तरफ मैंने एफ फोर्स प्रोवाइड किया है। मैंने मान लिया कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं विथ मैक्सिमम एक्सीलरेशन। तो अगर इस एक्सीलरेशन के करस्पॉन्डिंग एफबीडी लिखूंगा प्लस M2 into A। तो मेरे को यहाँ पे जो एफ की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी? मैक्सिमम। तो मेरे को ये पता चलेगा कि किस मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स तक दोनों ब्लॉक साथ में मूव करेंगे। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। ये जो स्टेप में मैंने एफ मैक्स निकाला है, अगर क्वेश्चन में जो भी फोर्स दिया हुआ है अगर इफ एफ मैक्स से छोटा है तब तो साथ में मूव कर रहे होंगे। अगर इफ एफ मैक्स से ज्यादा है तो क्या करेगा? स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। और स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी तो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, दोनों को अलग अलग एफबीडी बनाएंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। आगे समझ में? यस सर। देख लीजिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पहले देख लीजिए, स्टेप बाय स्टेप देखिए कि कैसे कैसे हम लोग चलेंगे। अभी ये क्वेश्चन करवाऊंगा पूरा डिटेल में।
कुछ क्या लिखा, क्या लिखा? मैंने पूरी कहानी बता दी, आपने वही 4 स्टेप लिख लिए। इसमें क्या समझ में आ रहा है? इसको 2 दिन के बाद देखेंगे आप क्या समझे। तो देखिए क्या क्या चीजें लिखनी है कि 2 ब्लॉक सिस्टम है। अगर मैं किसी एक पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं उस ब्लॉक की एनालिसिस करूंगा जिस पे आपने फोर्स नहीं लगाया, और उस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि हमने ये माना है कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। और स्टैटिक फ्रिक्शन में हम लोग क्या मानेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालेंगे, जिस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर सकते हैं। उसके बाद उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स निकालेंगे, और मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स अगर गिवन डेटा से ज्यादा है इसका मतलब दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे। लेकिन अगर मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स गिवन फोर्स से छोटा है इसका मतलब दोनों अलग अलग मूव करेंगे, और दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का अलग अलग एबिलिटी ड्रॉ करेंगे, और उस केस में M2 ब्लॉक को कौन मूव करवा रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और दोनों का एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। बस इतना ही स्टेप है। नोट कर लिया? आर्यन नोट कर लिया? कर लिया सर। यस सर। आपने वीडियो क्यों ऑफ कर दिया? देखिए इसमें हम लोग कंप्लीट एनालिसिस कर रहे हैं कि कब तक ब्लॉक आपका रेस्ट पे रहेगा, किस पर्टिकुलर फोर्स के रेंज के बीच में ब्लॉक दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, और कब दोनों के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, सिंगल क्वेश्चन में सभी चीजें बता देता हूँ। अगर मैं सबसे पहले देखूं पहले वाले केस में यहाँ पे एफ मैक्स की वैल्यू बताइए, एफ एक्स मैक्स कितना हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू की वैल्यू कितनी है, 0.5, और एन की वैल्यू कितनी है, 20। आ गया। अगर उसके बाद यहाँ पर अगर मैं एफ मैक्स की वैल्यू देखूं तो एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.3 इंटू एन। एन कितना है, 60, तो ये आ जाएगा 18 न्यूटन। अब मैंने बोला कि अगर ब्लॉक को मूव करना है, मैं तो दोनों को साथ में मान रहा हूं ना, अगर दोनों को साथ में मान रहा हूं इसका मतलब 6 kg को अगर मेरे को मूव करना है तो जो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू होनी चाहिए वो 18 न्यूटन से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आपका मूव कर पाएगा, अदरवाइज मूव नहीं कर सकता। तो मैं क्या कहूंगा कि अप्लाइड फोर्स की वैल्यू अगर 0 से लेके 18 तक है केस 1, तो ब्लॉक क्या रहेगा, यस। ठीक है। हम लोग सेकंड केस पे आते हैं। बोथ आर मूविंग टुगेदर।
दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। अगर दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे तो मैं किस ब्लॉक की एनालिसिस करूंगा जिसपे मैंने कोई भी फोर्स प्रोवाइड नहीं किया है। इसका मतलब कौन सा था, 2 kg। तो 2 kg को मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, Fx मैक्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, 10 न्यूटन। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरे को एक्सेलरेशन मिलेगा वो मैक्सिमम मिलेगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 2 दैट मींस 5 kg पर सेकंड स्क्वायर। अगर दोनों को साथ में मूव करना है तो इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से दोनों साथ में मूव कर सकते हैं। मैंने कहा कि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, आगे फोर्स है आपका F, पीछे है 18 और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो F माइनस 18 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से F मैक्स की वैल्यू आ गई आपकी 48 न्यूटन। 48 न्यूटन। मतलब कि दोनों के दोनों साथ में मूव कर सकते हैं, कब तक, जब तक फोर्स की वैल्यू 48 न्यूटन और 18 न्यूटन से बड़ी है। मतलब कि केस 2 क्या हो गया कि फोर्स क्या होना चाहिए आपका, 48 से छोटा और 18 से दोनों साथ में मूव कर रहे हैं और फोर्स की वैल्यू 48 और 18 के बीच में है। तो अगर दोनों साथ में मूव करेंगे तो 6 kg, आगे की तरफ F, पीछे की तरफ 18, इसका एक्सेलरेशन A। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, F माइनस 18 डिवाइडेड बाई मास। 6। ठीक है, एक्सेलरेशन आ गया। अब मेरे को दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकालनी है। तो ऊपर वाला ब्लॉक क्या था, 2 kg, इसकी कितने से मूव कर रहा होगा, A एक्सेलरेशन से, क्योंकि दोनों साथ में मूव कर रहे हैं। इसको मूव कौन करवा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, मास इनटू एक्सेलरेशन। आगे समझ में, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, कहीं पर भी कंफ्यूजन हो पूछ लीजिए। ये तो मैंने F मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे Fx मैक्स लिया था, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि फोर्स की वैल्यू 48 न्यूटन हो। मैंने कह दिया 20 न्यूटन, तब तो एक्सेलरेशन कुछ और आएगा ना, और एक्सेलरेशन की वैल्यू कुछ और होगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कुछ और होगी, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन आपका सेल्फ एडजस्टिंग इन नेचर होता है, वो तो अप्लाइड फोर्स के हिसाब से अपने आप को चेंज करता रहता है। क्लियर है, ये दोनों स्टेप पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते। नोट कर लिया यहाँ तक। यस सर, कर लिया। चलिए केस थर्ड पे आते हैं।
अगर F की वैल्यू ग्रेटर देन 48 न्यूटन है, अप्लाइड फोर्स की वैल्यू, तो क्वेश्चन तो यही था 4 kg, ये F और ये 2 kg, ठीक है। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू आपकी 48 न्यूटन से ऊपर है, अगर 48 न्यूटन को एक्सीड करेगा तो बोथ मूव सेपरेटली, दोनों अलग अलग मूव करेंगे। अगर दोनों अलग अलग मूव करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का एबिलिटी अलग अलग ड्रॉ करेंगे। अब 2 kg को कौन मूव करवा रहा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली थी, 10, क्योंकि म्यू सेम लिया हुआ था, मैंने सिंपल म्यू लिखा हुआ था। तो ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रहा होगा, 5, 10/2, ठीक है। उसके बाद हम लोग 4 kg वाले पे आते हैं। अगर मैं 4 kg की बात करूं, इधर F है, इधर कितना है 18, इस पे F के लगेगा तो इस पे भी पीछे लगेगा 10। फ्रिक्शन हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। 2 kg पे आगे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन, तो 4 kg पे क्या लगेगा, पीछे की तरफ, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, A2 will be equal to net force divided by mass। क्लियर है? तो ये दोनों के एक्सेलरेशन अलग अलग आ गए, दोनों अगर सेपरेटली मूव करते हैं तो।